जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 13 साउंड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर आपका है 46। अपने हाइलाइटर्स या पेंसिल साथ में अपने पास रख लें ताकि हम क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सारा ही साथ में मार्क कर लें। जिस तरह इसका फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे का सारा रीड किया हुआ है। यहाँ से कुछ भी नहीं आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज दी 13.1 प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो इसमें सिर्फ ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है कि व्हाट इज साउंड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स या एयर वाइब्रेट करती है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। When an object vibrates, it makes the air around it to vibrate as well. These air vibration travels to our ears and create the sound. यानी कि जब भी यहाँ से आप कोई भी सोर्स है आपके पास, लेट्स सपोज ये आपका एक सोर्स है, जब ये वाइब्रेट होगा तो यहाँ से ये जो एयर के पार्टिकल्स है, देखिए एयर के जो पार्टिकल्स है वो भी क्या होते हैं, वाइब्रेट होती है। तो ये वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स हमारे कानों तक पहुंचती, ईयर्स तक पहुंचती हैं और हमें फिर सुनने लग जाता है। जो भी अंदर हमें सुनता है कैसे है, वो कान के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो एक सेपरेट चीज है कि वो ईयर ड्रम्स के साथ जाके लगती हैं। फिर कान के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, इनर ईयर, आउटर ईयर, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो यहाँ से आपने सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और साथ में ये यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक्टिविटी की भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं आपने करनी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ से ये भी नहीं करना। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हमारी जो चीज इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी को फोकस करेंगे, जो चीज नहीं है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी हम सारा करते जाएं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, कि प्रोपागेशन कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे। जिस तरह ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है कि प्रोपागेशन की डेफिनेशन, प्रोपागेशन ऑफ साउंड मीन्स हाउ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि आपके साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है, ट्रेवल कैसे करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये लाइन करने के बाद प्रोपगेशन ऑफ साउंड में सिर्फ ये लाइन लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखना है, साउंड नीड्स अ मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, के साउंड को जरूरत होती है एयर की, वाटर की या सॉलिड की, इन शॉर्ट किसी भी मीडियम की, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में सिर्फ ये लाइन लिखनी जो मैंने आपको हाईलाइट की है, और इसके बाद आपने ये वाली लाइन जो है वो आपने यहाँ से ये वाली लाइन लिख देनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारा आप कट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। क्यों कि साउंड एक मैकेनिकल वेव इसलिए कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में वेव को डिस्कस किया होगा, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर, आप जो है वो वेव वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट यहाँ पर हुआ हुआ ये वेव्स वाला चैप्टर। अगर ये मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपने पढ़ना है तो इस वीडियो को जाके क्लास में देख लें। नाउ कम टू द पॉइंट कि साउंड इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिसको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये आपने साउंड इज मैकेनिकल वेव वाई, तो ये आपने इसको साउंड रिक्वायर्स मीडियम, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव बिकॉज साउंड्स कैन ट्रेवल इन सॉलिड और लिक्विड और गैस। यानी इसकी जगह ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली यहाँ पर दोबारा मेंशन किया, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपको बताना था कि ये क्वेश्चन किस तरह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। यहाँ से ये फिगर्स भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्टिविटी तो आपने कोई भी नहीं करनी, ठीक है, ये भी आप काट देंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा करना है तो क्या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ ये हम लास्ट वाले जो चैप्टर वेव्स वाला चैप्टर ना उसमें पढ़ के आएंगे। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है वहीं से जाकर डिस्कस कर सकते हैं। बस ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये पिछला चैप्टर से आप मार्क कर ले, क्योंकि जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया तो फिर यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है। कि कंप्रेशन क्या होती है, कंप्रेशन वो जगह होती है जहाँ पर ये करीब करीब हो, ठीक है। ये इसलिए जो और जो जहाँ से ये दूर दूर हो, कोई भी स्प्रिंग के ये वाले कॉइल्स वगैरह, तो उसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, बस, ठीक है। इसके अलावा इसमें वेवलेंथ की डेफिनेशन आती है, वो भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। क्या स्पीड ऑफ साउंड के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पीड, साउंड ऑब्वियसली ट्रेवल करेगा, तो वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, उसकी भाग की स्पीड, स्पीड की स्पीड क्या होगी, स्पीड की स्पीड, वाह नया वर्ड आ गया, स्पीड की स्पीड, ठीक है। एनीवेज, तो आपने याद रखना है कि एट रूम टेम्परेचर यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर यहाँ पर लाइन लिखनी भी है तो आप लोगों ने यही लाइन लिखनी है, ये वाली जो मेन लाइन मैंने आपको बताई है कि ये वाली ए
ये वाली लाइन जो है ना कि साउंड नहीं सॉरी, हाँ यही वाली है, ये वाली साउंड नीड्स अ मीडियम सच एज एयर, ये वाली फर्स्ट लाइन लिखने के बाद कि फिर आप लोगों ने यहाँ से जो है वो आगे स्टार्ट कर देना, ठीक है। लिखनी तो वो लाइन लिखनी बस। एट रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड साउंड ट्रेवल्स एट 343 मीटर पर सेकंड इन ईयर। तो ये एमसीक्यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साउंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो वो कितने 343 मीटर पर सेकंड, बस, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ से कुछ नहीं करना, ये भी सारा काट दें, ठीक है, ये भी सारा कट कर दे, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन की हेडिंग देकर, किसकी हेडिंग देनी है, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो वेयर v इज स्पीड, आपको पता है एफ मीन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज दी वेवलेंथ, ठीक है। तो बस ये इतना करना है, बस, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल देख लें इसकी, ये कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा देता हूँ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि ये चीज आपने फाइंड करनी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब उसके बाद v कितना दी है, v तो आपको पता है कितनी 340 मीटर पर सेकंड, एंड वेवलेंथ कितनी है 2 मीटर। तो v इज एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला लगेगा, हमने f फाइंड करने है, लैम्डा मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो v ओवर लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू 340 आपने ऊपर पुट कर दी, यूनिट ना भी पुट करे तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है, ये आप रहने दीजिएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, तो 340 ओवर 2 170, तो ये आपके पास आंसर आ गया, बस इतना आपने करना है, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड की करेक्टरिस्टिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें लाजमी कोई ना कोई शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक खैर लॉन्ग नहीं अभी आया, तो लॉन्ग अगर आएगा अभी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, साउंड की भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट अलाउज अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड्स, यानी कि हल्की, मध्यम, मध्यम मध्यम क्या आती है, कम, कम आवाज में और जो है वो ज्यादा आवाज में फर्क करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लाउडनेस, ठीक है। अब इस पर बस ये आपने ये डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन करने के बाद यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने फैक्टर्स की हेडिंग देनी है, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, कि लाउडनेस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये देखें, अगर ग्रेटर लार्जर एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यानी कि ये आपके पास है ना, ये आपके पास एक बेस लाइन है, यहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है कोई भी वेव जो है या साउंड वेव, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ये मैंने सर लिख रहा, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अगर लाउड एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा लाउड होगा, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो वो वॉल्यूम भी ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो बस इतनी ये अपनी लाइन लिखने के बाद, ये हेडिंग देने के बाद, ग्रेटर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसिंग अ लाउडर नॉइस, और अगर ये आप फिगर बना सकते हो तो कितनी आसान है, ये आप लोग बना लें बस, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद सेकंड है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इसमें सिर्फ ये लाइन करनी है, अपने लार्ज ड्रम प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड देन अ स्मॉलर वन बिकॉज इट्स ग्रेटर सरफेस एरिया अलाउज मोर एयर टू वाइब्रेट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जितना बॉडी बड़ी होगी ना, ठीक है, लाउड उतने ड्रम जितना बड़ा होगा, बॉडी कोई भी बड़ी होगी उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी आवाज भी, लाउडनेस भी उतनी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर ये है कि आपके पास इतना बड़ा ड्रम है, ठीक है, उसको आप बीट कर रहे हो, और एक आपके पास इतना सा ड्रम है, तो किसकी आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली बड़े ड्रम की, तो अंडरस्टूड सी बात है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा एयर वाइब्रेट होगी, और मैंने आपको बताया था कि एयर वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होगी, एयर वाइब्रेशन, मैं ऊपर पढ़ के एयर वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो है बस ये इतना करना है आपने, उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये सारा आपने कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स, ये भी आपने सिर्फ वन लाइन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऑब्वियसली आपको बात पता है कि जितनी जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूर होगा उतनी उसकी लाउडनेस कम होगी, दूर से आवाज कम सुनाई देती है, ठीक है। और जो है डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, और अगर कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है। ये सर आपने कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है पिच, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। यानी कि पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट अलाउज अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ श्रील एंड अ डीप साउंड, यानी कि चीख वाली आवाज, चीख वाली आवाज हो और थोड़ी सी भारी आवाज हो, उनमें दरमियान जो डिफरेंस जो करता है वो कौन सा होता है, पिच। जिस तरह आपने सुना होगा कि वुमेन और चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी आवाजें बहुत तीखी होती हैं, तीखी आवाज, ठीक है। तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। सिर्फ डेफिनेशन और ये एग्जांपल मैंने आपको हाईलाइट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, मेकिंग सीरियल यहाँ तक बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपने ये करने फिगर साथ में करे ना, वैसे ये इतनी बड़ी 2 नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड।
कि द क्वालिटी ऑफ साउंड अलाउज अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स, यानी कि अगर दो साउंड्स हैं उनके दरमियान हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह डिफरेंस है, हैविंग ए सेम लाउडनेस इन पिच, जिनकी लाउडनेस और पिच क्या हो, सेम हो। जस्ट ये क्वालिटी ऑफ साउंड में डेफिनेशन करनी है, ये बाकी आप सारा करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भी सारा कर दें। अच्छा जी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज म्यूजिक, ये इतनी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाले तीन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, What is the musical sound and noise? Difference between musical sound और noise. Obviously ऐसी चीज जो आपके ears को अच्छी लगे, कानों को सुनने में अच्छी लगे, वो म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपके कानों को बुरी लगे वो क्या होती है, नॉइज, बस, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन थी इसलिए मैंने यहाँ पर एक साइड पर हाईलाइट कर दी है। म्यूजिकल साउंड इज अ प्लीजेंट साउंड, यानी खुशगवार आवाज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, के बॉडी की पीरियोडिक वाइब्रेशंस जो पैदा होती है, जो जब आपके कानों को अच्छी लगे, दैट इज द म्यूजिकल साउंड। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, इसकी एग्जांपल क्या होगी, गिटार वगैरह, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, वायलिन वगैरह, द एग्जांपल्स ऑफ द, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एग्जांपल ऑफ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ऑफ म्यूजिकल साउंड्स इंक्लूड गिटार वायलिन, जस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपके नॉइज के, हर वो चीज जो आपके कानों को बुरी लगे, ठीक है, उसको आप कहते हो नॉइज कहते हो, ठीक है। ये नॉइज रिजल्ट्स फ्रॉम इररेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन, बस यहाँ तक, ठीक है। बस ये डेफिनेशन आपने करनी है इसकी। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, ट्रैफिक नॉइज, एग्जांपल क्या हो जाएगी, ट्रैफिक नॉइज इसकी, बस ये एक एग्जांपल कर ली, डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज, बस, ठीक है। उसके बाद इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स के, अगर आपका आवाज ज्यादा हो तो आपको स्ट्रेस यानी कि खिंच चढ़ने लग पड़ती है, जिसको उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी लेक ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ी सी आवाज आए तो हमारा ध्यान उधर चले जाता है, हमें हियरिंग लॉस हो सकती है, हम सही से सो नहीं सकते, स्लीप डिस्टर्बेंस। तो इनका आपने पॉइंट्स बना के 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, इस तरह आपने इसके इफेक्ट्स ऑफ नॉइज कर लेने। बस ये आपने ऊपर से ये जो है वो ये सारी लाइन जो है वो कुछ नहीं करना, ये सारा आप काट दें, ठीक है। ये सारे आप कट कर दें, ठीक है। ये हाइपरटेंशन वगैरह अगर करना हो तो ये आप कर सकते हो, बताएं ये 4 पॉइंट्स भी बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, द रिकमेंडेड सेफ नॉइज लेवल इज 85 टू 90 डीबी, डीबी कहते हैं डेसिबल को, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रिकमेंडेड सेफ नॉइज लेवल हम कितना इजीली बियर कर सकते हैं, दैट इज द 85 टू 20 डेसिबल, ठीक है। तो नेक्स्ट कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, ऑब्वियसली मशीनरी अगर हम यूज करें तो वो ऐसी इस्तेमाल करें जो माहौल के लिए भी अच्छी हो और हम आवाज भी उनकी कम हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेयरिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी कि हम जो है वो हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस अपने कानों पर लगा लें तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो है वो कम हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन, हम ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें, यानी कि दरख्त लगाएं। अभी दरख्त लगाने से क्या फायदा, मतलब किस तरह होगा आपको पता नहीं, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन लगाएंगे ना किसी भी फैक्ट्री या जिधर वो चीजों के रिलेटेड, तो वो कुछ ना कुछ जो साउंड वेव्स आ रही होती है उनको ऑब्जॉर्व करेंगी, ठीक है, उनको डिफ्लेक्ट करेंगी, यानी कि वो जो आगे मतलब मजीद जो है वो साउंड फिर आगे ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह हम ट्री प्लांटेशन करके नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम वेज थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 13.4, एंड वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम इको भी कहते हैं। व्हेन साउंड वेव्स हिट द सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, अब यहाँ पर एक लफ्ज याद रखना है, सेम मीडियम में आनी चाहिए, ठीक है। द फिनोमेनन इज कॉल्ड इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक साउंड आपने क्लैप किया या कोई भी साउंड प्रोड्यूस हुआ, जाके हिट किया वाल पर, दोबारा आपको आगे सुन गया, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये अपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन रिटेन्स साउंड फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, के हमारा ह्यूमन ब्रेन कितने टाइम तक जो है वो किसी भी साउंड को रिटेन कर सकता, रख सकता है, बस 0.1 सेकंड, बस ये इतना करना है। इसके अलावा आपने जो है वो कुछ नहीं करना। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, सिर्फ ये अगर आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये वाला आएगा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये भी कुछ नहीं करना, ये सभी सारा काट दें, जो भी है एक्टिविटी वगैरह, ये एक्टिविटी कोई भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये भी सारा काट दें, ठीक है, ये सारा कट हो गया, ठीक है, पेज नंबर 54। उसके बाद ये भी सारा कट हो गया, ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन आती हैं, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ सारी की सारी। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, अगर लॉन्ग भी आएगा ना तो इन्हीं का बन के आ सकता है, ठीक है। वैसे ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वहां पर हमने एक बात की थी सेम मीडियम की। अब रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन साउंड वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू द वेरिएशन इन द मीडियम प्रॉपर्टीज, यानी कि अब क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया मिसाल के तौर पर, उसकी वजह से उसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिर्फ डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल आपने रहने दे, ठीक है। ये एग्जांपल में सिर्फ ये बना दिया, अगर मजीद अगर आपको ज्यादा नंबर मतलब लेनी है तो वैसे ये भी इनफ, यानी कि एक इस तरह करके बना दे 2 लाइंस, इधर एयर, एयर से साउंड आ रही है, यहाँ से आगे एक ये एक मीडियम है,
और ये कौन सा है, दूसरा मीडियम है। इधर आकर क्या हो गया, वो डिस्टेंस डायरेक्शन उसने चेंज कर दी है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जरा मैं भी आपको बताता हूँ डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड मीन्स द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे पास अराउंड एन ऑब्स्टिकल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। यानी कि ये डिफ्रैक्शन कब होती है, इधर से वॉइस आ रही, ठीक है, ये जब ये स्मॉल ओपनिंग है इधर से आके वो डिफ्रैक्ट हो गई है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो ये भी सारा काट दें, ठीक है, ये भी सारा काट दें। अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो मैंने उसके ऊपर भी लिख दी, ये भी डेफिनेशन ओके है, और ऊपर वाली डेफिनेशन जो मैंने लिखी है ये भी मैं बुक से ऊपर से मैंने अपने अल्फाज में करके लिख दिया ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, कि वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो हमारे ईयर, हमारे कान सुन सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए जरा वो रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज रेंज तक। अब हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इतनी जो है वो रेंज हम सुन सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी की रेंज हम सुन सकते हैं। अगर इस ये देखिए 20 हर्ट्ज या 20,000 को किलो के हम यूनिट्स में कन्वर्ट करें 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ह्यूमंस के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर इससे कम होगी उस साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। तो ये जो एलिफेंट्स वगैरह वो इंफ्रासाउंड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड जो बैट वगैरह होती हैं वो अल्ट्रासाउंड के जरिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। यानी कि ये भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो इन फ्रीक्वेंसी रेंज में करते हैं जो ह्यूमन के लिए सुनना मुश्किल है या नामुमकिन है, ठीक है। तो ये जस्ट आपने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन करनी है, और इसकी कितनी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर मैंने भी आपको बताया इंफ्रासाउंड कितनी होती है, 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम जो है वो रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की, उसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन करनी है। जिस तरह हमने कहा है मैनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स यूज इंफ्रासाउंड्स फॉर कम्युनिकेशन, बस इतना कर लेना आपने, ठीक है। ये भी काट दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ इंफ्रासाउंड्स के। इंफ्रासाउंड्स के काम के इंफ्रासाउंड्स तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अभी हमने एग्जांपल पढ़ी इसकी, ये एलिफेंट्स एंड वेव्स, ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इसकी, यूज हो गया उसका, ठीक है। यही आप लिख सकते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्शन, कि साइंटिस्ट यूज इंफ्रासाउंड टू डिटेक्ट अर्थक्वेक्स के। जो अर्थक्वेक्स वगैरह प्रोड्यूस होती है ना, जब पैदा होने लगते हैं उससे पहले इंफ्रासाउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो इंफ्रासाउंड्स को साइंटिस्ट मेजर कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसका अलार्म कर देते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने लगे, अपना अपना जो है वो संभाल लो सब, ठीक है। तो अर्थक्वेक डिटेक्शन, तो ये अगर आपने करना है ठीक है कर लें, तो ये इतना बस दो ही पड़े हैं। तो ये अगर करने तो मैं आपको कट नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपने करने तो कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द अल्ट्रासाउंड। तो साउंड्स विच फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, यानी कि हमने पढ़ा कि 20 से लेकर 20,000 तक, 20 के हर्ट्ज तक आपके पास जो है वो ह्यूमन सुन सकते हैं, ठीक है, किलो हर्ट्ज तक। इससे कम जो है वो इंफ्रासाउंड्स हैं, वो हाथी वगैरह एलिफेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो इससे ज्यादा रेंज होगी वो कौन सी होगी, वो भी ह्यूमंस के लिए अनऑडिबल होती है, वो भी ह्यूमंस नहीं सुन सकते। दीज साउंड्स आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद इसके यूज है, तो मेडिकल एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में किस तरह आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड वाली मेडिकल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स के लिए ये फर्स्ट वाली होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी व्हेन अल्ट्रासोनिक, ये प्रोसेस के या ये भी आपने करना है कि व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स पास थ्रू द बॉडी दे रिफ्लेक्ट डिफरेंटली फ्रॉम वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, कि जब हमारी बॉडी में से अल्ट्रासाउंड वेव्स गुजरती हैं तो वो क्या होती हैं, हमारी बॉडी और टिश्यूज वगैरह से जाकर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जाकर टकरा कर इधर उधर भटक जाती हैं, ठीक है। और वो जो अल्ट्रासाउंड पे रेडिएशंस निकलती है ना, अल्ट्रासाउंड रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स, उनको फिर हम स्क्रीन वगैरह पर, इमेज वगैरह पर डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। इसके जरिए हम लिवर किडनीज वगैरह की हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स वगैरह में कोई मसला मसाइल तो नहीं है, तो इसलिए हम वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो बस इतना करना है। इसके बाद ये वाला आप रहने थे सारा, ठीक है। बस इतनी बड़ी एप्लीकेशन में अगर आए तो एक एप्लीकेशन ये होगी मेडिकल एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सुनार। सुनार एप्लीकेशन, सुनार क्या होता है, ठीक है। साउंड, सुनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि सी फ्लोर, यानी कि ये समुद्र है ना, ये समुद्र है, तो इस समुद्र के नीचे भी सी फ्लोर होता है, ठीक है। जाहिर बात है जो नीचे जमीन होगी सी के नीचे उसको हम सी फ्लोर कहेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है डिफरेंट तरह की आइटम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सी फ्लोर के ऊपर। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड को हम मतलब उनके ऊपर फॉल करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं, ठीक है। जब ये टकरा कर वापस आती हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी चेंजिंग से हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़ा है, या उसकी शेप वगैरह का आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं सुनार। बस ये आपने करना है, ठीक है। उसको कैलकुलेटिंग डिस्टेंस सुनार, ये आप रहने दें, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बस ठीक है, वो दो एप्लीकेशन कर ली, दैट्स इनफ,
ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ये भी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, ये आप रहने दे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज द एक्यूस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये सारा मैंने जो है ना, ये वाला जो है, इन इसी को मैंने इजी वर्ड्स में लिख दिया। एक्यूस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मीन्स, ठीक है, कीपिंग अनवांटेड नॉइस, यानी कि अनवांटेड नॉइस को हम दूर रखना है, बट आउट एंड स्टॉपिंग साउंड फ्रॉम स्प्रेडिंग इनसाइड द बिल्डिंग, यानी कि हमने बिल्डिंग वगैरह के अंदर आवाजें वगैरह ना आए या जाएं, तो उसको हम किस तरह करते हैं, एक्यूस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग से। सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से ये लिखना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग इको एंड इंप्रूविंग साउंड क्वालिटी। बस ये 2 लाइंस लिखनी है। यहीं से मैंने सारा इसको किया, और ये भी आप जो है वो कर सकते हैं। मैंने इसको कट नहीं करवाया क्योंकि ये भी आ सकता है एग्जाम में, एक्यूस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया 59। अब नाउ कम टू द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज 13 चैप्टर के व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड के, मैंने भी आपको बताया कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ अ मीडियम। इको का हम दूसरा नाम क्या दे दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन 2 बी। ऑप्शन 3 एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। ऑप्शन नंबर 4 इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट सॉलिड्स, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा होगी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द साउंड इन ईयर, साउंड इन ईयर में कितनी है, 342 होती है, तो हमने यहाँ पर रेंज ली हुई है 330 से 350, दैट इज ऑप्शन बी। एंड 13.6 व्हाट इज एक्यूस्टिक प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टू बिल्डिंग डिजाइन टू रिड्यूस इको एंड इंप्रूव साउंड क्वालिटी, यही मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया, ये देखिए जरा, ठीक है। तो इस तरह हमारा टॉपिक भी छोटा हो गया। नेक्स्ट है फॉर अ नॉर्मल पर्सन द ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो एमसीक्यू जितने भी आएंगे इंशाल्लाह आपको इसी में से ज्यादा आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ ये है, मैंने एक लेटर फाइल आपके लिए 2-2 लाइंस की लिखी हुई है, सिर्फ यही आपने करना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, किस तरह का है। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, एंड स्लोएस्ट इन दी गैसेस। क्यों, बिकॉज द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी आर हाईएस्ट इन दी सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट जो है, डज साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन। तो सेकंड वाला का आंसर यस, साउंड वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड व्हेन दे स्ट्राइक हार्ड। तो ये करना है तो कर ले, नहीं तो रहने दे। यहाँ तक भी बड़ा है कि यस साउंड वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, बस यहाँ तक, ठीक है। मैंने हाईलाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मतलब मेन जो है उनको हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड, बल्कि ये तो क्वेश्चन ऊपर भी लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस एंड सेंसिटिविटी। बस ये इतना भी आप लिख रही हैं। अगर ज्यादा करना है तो फिर आगे भी आप जो है वो जो मैंने लाइंस लिखी हैं आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज व्हाई डू वी हेयर एन इको व्हेन वी क्लैप नियर बिल्डिंग। तो मैंने आपको इसी के बारे में भी सारा मैंने आपको बताया है कि वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जब हम क्लैप करते हैं एक जगह से, तो जो है आपकी ये जो भी क्लैपिंग की साउंड है वो जाके ऑब्जेक्ट को जाके हिट करती है, वहां से बाउंस बैक हो जाती है, बैक आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक की वजह से, ये आपको मैंने बताया, ये चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया, इसलिए यहाँ पर मैं इतना डिटेल से आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा। और अल्ट्रासाउंड हाउ इज इट यूज्ड इन मेडिसिन, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम अल्ट्रासाउंड वाला टॉपिक में लॉन्ग पॉइंट वैसे भी करके आए थे, ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट में भी आ गया, तो इसको आपने जरा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने करनी है ठीक है, नहीं तो रहने दे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आई आल्सो हैव या डन देयर। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आपका क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्प्रेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड। तो ये बार बार वही चीज आ रहा है कि अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ कितनी होती है, 330 350 मीटर पर सेकंड। ये हम एमसीक्यूज में भी करके आए हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज्यादा होगा स्पीड भी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर ज्यादा होगा स्पीड ज्यादा होगी, डेंसिटी एंड प्रेशर अगर ये भी हाई होंगे तो स्पीड भी ज्यादा होगी। व्हाई डज, ये डिपेंड करेगा, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्ट इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड एंड गैसेस, एक्सप्लेन। ये दोबारा अगेन वही क्वेश्चन आ गया जो भी हम शॉर्ट में ये वाला जो करके आए ना, कि किसमें सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड्स में। तो क्यों होती है, ठीक है, वो अपने सारा जो है वो आपको डिस्कस करके बता दिया 13.2। यहाँ पर मैं आप दोबारा डिस्कस करके आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। हाउ टू एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी पिच की डिफाइन करती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हाइट पिच जो है वो साउंड होगी। बस ये वाला जो मैंने लिखा है वो आपने करेंगे। हाउ डज एन इको, अगर ये भी हम लॉन्ग डिस्कस करके हैं चैप्टर में, अगर नहीं देखा तो आप जाके एक दफा पे दोबारा उसको समझ ले। तो इको कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सारा ये वाला जो है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी था ये इको वाला, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह साउंड वेव्स के बिहेवियर को चेक करती हैं। दैट इज द रिफ्लेक्शन
रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ये देख लें आप, मैंने पीछे सारा कंप्लीट कर दिया, इसलिए दोबारा अगेन मैं यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। तो व्हाट आर इंफ्रासाउंड्स एंड अल्ट्रासाउंड्स, ये भी हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसलिए ये अगर यहाँ से देखना है यहाँ से देख ले, अगर समझना है तो दोबारा अपनी वीडियोस बैक जाके इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड बारे में डिस्कस कर देख लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जितनी भी बाकी चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो भी, और केमिस्ट्री की और बाकी भी सब्जेक्ट्स की जो है वो हमारे इस चैनल पर है। चैनल का नाम है स्टडी कोर्स, यहाँ पर जाके इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हो। बाकी वीडियोस भी यहाँ पर सारी के सारी जो है वो कंप्लीट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, तो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वही होते हैं जो शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट स्टेटमेंट्स हो, जिस तरह ये है ये है ये है ये है, ठीक है। अब जो बड़ी स्टेटमेंट 3 लाइंस वाली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एक दफा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। दैट इज दी 13.1। 13.1 at a particular temperature, yes same, yes particular temperature the need of sound is air, यानी कि सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट होता है v, कितना दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकंड। लैम्डा कितनी 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.03 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कौन सा फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा के लिए यहाँ पर मैं वैसे लैम्डा लिख देता हूँ, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पर अलहदा जाना पड़ेगा, वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, लैम्डा तो वी ओवर एफ लैम्डा हमारा फार्मूला होता है, तो एफ यहाँ पर रहेगा, लैम्डा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा वी ओवर लैम्डा। तो ये आपके पास जो फार्मूला बन गया, हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। हमें पता है कि ह्यूमन ईयर की जो रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक होती है, तो ये 11,100 ये 20,000 के तक दरमियान में आ रहा है, ठीक है। 20,000 के दरमियान में, यस ये नहीं करना है कर ले, नहीं तो ये भी ठीक है। बस आपने लिखना है यस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल, बस ठीक है। उसके बाद 13.2 है क्लॉक चिम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ चिम्स कितनी, यानी कि वो कितने टाइम कर रहे हैं 48 टाइम्स, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और टाइम पीरियड आपको पता है 1/f, इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.8, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है 13.3। तो इसमें भी हम सारा पढ़ने के बजाय हम जस्ट जो है वो देख लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा वो कितनी है 0.5 मीटर, तो ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। एयर के इसकी स्पीड ऑफ साउंड v वो कितनी है 340 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू दे दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 13.4 वेव ट्रेवल्स विद स्पीड, यानी कि स्पीड, जब स्पीड लिखा हो ना स्पीड वेलोसिटी, उसको हम v से डिनोट करते हैं। तो v कितना दिया हुआ 500 मीटर पर सेकंड। लैम्डा वेवलेंथ कितनी दी है 2 मीटर, ठीक है। तो सिंपल वही v इज इक्वल टू एफ ओवर लैम्डा, एफ इज इक्वल टू v, बार बार वही वाला क्वेश्चन जो है फॉर्मूला यूज हो रहा है। हम फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। कैलकुलेटेड टाइम पीरियड, अब आपने जब भी फ्रीक्वेंसी होगी आपने उसको 1/f करके, वो t के इक्वल होता है, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी, सॉरी। तो हम वैल्यू पुट करके आपके पास कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, आपके पास ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 13.5 रिसर्च बोर्ड, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी हम करेंगे। रिसर्च बोर्ड सेंड्स आर साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव द इको 2 सेकंड्स। कितनी, अभी यहाँ पर डेप्थ की बात हो रही है, तो इको 2 सेकंड्स, इको कितनी आ रही है, टाइम कितना है उसके 2 सेकंड्स, ठीक है। टाइम सेकंड्स द यूनिट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी व्हाट इज 1600 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी कितनी है, v कितनी है 1600। फाइंड द डेप्थ, डेप्थ हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने फार्मूला लगाना, डेप्थ इज इक्वल टू v इनटू t ओवर 2। v की वैल्यू कितनी 1600, यहाँ पर 1600 की वैल्यू पुट करेंगे। t कितना है टाइम 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो है वो 6, ये 2 से कट गया, डायरेक्ट कर ले, ठीक है। पीछे 1600 मीटर इसकी डेप्थ आ गई, बस इतना आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 13.6, आई थिंक इट्स लास्ट वन, यस 13.6 इज द लास्ट वन, यस, क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट 14 चैप्टर इज स्टार्टिंग। देन पर्सन क्लैप्स, इसका भी सेम है, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस डेप्थ इज v इनटू t ओवर 2, या डिस्टेंस इज इक्वल टू v इनटू t ओवर 2। तो v कितनी है 343, t कितना है 6 सेकंड्स, ठीक है। तो मेक श्योर टाइम इज इन द सेकंड्स, मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करेंगे, दैट इज 1029 मीटर, दैट इज आवर आंसर। सेम फॉर्मूला इज यूज्ड इन बोथ दीज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो है वो चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया हुआ है। अगर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।